हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरएचएल क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है बेंडिंग इक्वेशन एंड एजप्शन ऑफ सिंपल प्योर बेंडिंग। नमन समीकरण और शुद्ध नमन के लिए मान्यताएं क्या क्या हैं। यह प्रश्न बीटी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न बीटी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और लेक्चर शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने बीम देखा होगा अपने घरों की छतों में, ओवरब्रिज या पुलों में लगा हुआ। तो जब उस पर पॉइंट लोड लगाया जाता है बीम पे, तो क्या होता है, और यदि बीम के किनारे पे टेक लगे हों, रिएक्शन लगे हों, तो बीम क्या करेगा, कुछ वृत्ताकार आकार में मुड़ने की कोशिश करेगा, चाप के आकार में मुड़ने की कोशिश करेगा। और उसके रिएक्शन पे बाएं वाले टेक पे क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा और दाएं वाले टेक पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा। ठीक है। और जब ये बीम झुका हुआ है तो दूसरे फिगर में नीचे आपको दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से झुक के होगा। ठीक है। अब बात करते हैं इस बीम की। तो जब बीम झुकेगा तो उसकी जो ऊपर की परत होगी उसमें क्या होगा, संपीड़न होगा, और जो उसकी बाहर की सतह होगी उसमें क्या होगा, तनाव होगा। ठीक है। तो संपीड़न के कारण इसके अंदर वाली सतह पे, भीतरी सतह पे संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा, और उसके बाहरी सतह पे तनाव के कारण तनाव प्रतिबल उत्पन्न होगा। ठीक है। और ये तनाव प्रतिबल इस बीम में इसके न्यूट्रल एक्सिस की तरफ आएंगे तो ये क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और इस पूरे बीम में एक ऐसी सतह होगी जिसके लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे, न्यूट्रल सतह कहेंगे, अर्थात उदासीन सतह कहेंगे। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारण में नमन के फलस्वरूप धारण की विभिन्न सतहों की लंबाइयों में परिवर्तन होता है। ठीक है। ऊपरी वाली सतह, अंदर वाली सतह क्या होती है, सिकुड़ती है, और ऊपरी वाली सतह क्या होती है, फैलती है। इसमें तनाव होता है। तो विभिन्न लंबाइयों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उस लंबाइयों में परिवर्तन के कारण पदार्थ में प्रतिबल उत्पन्न होता है। पदार्थ में क्या उत्पन्न होता है, प्रतिबल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नमन प्रतिबल कहते हैं। नमन प्रतिबल कहते हैं। जब धरन पे बल लगने के कारण जब धरन मुड़ता है तो उसकी जो किनारे की जो साइड होती है वो क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है। और दोनों साइडों को जब मिलाया जाएगा ऊपर ले जाके, तो एक बिंदु पे जाके ऊपर मिल जाती हैं, जिसका नाम क्या है, ओ है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से उदासीन सतह की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। इस फिगर में एक बीम दिया हुआ है। ठीक है। माना ए बी और सी डी धरन की एक छोटी सी काट है। मान लेते हैं कि ये बीम है। इस बीम में ए बी और सी डी जो है इस धरन की एक छोटी सी काट है, जिसकी एक छोटी दूरी क्या है, डी एक्स है। ठीक है। हमने छोटी दूरी क्या माना है, इस काट की डी एक्स माना है। ठीक है। जब बीम में नमन घूर्ण लगाया जाता है तो इसकी डी एक्स जो दूरी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। जब ये मुड़ता है बीम तो ये डी एक्स की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। नीचे वाले फिगर में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है। डी एक्स बढ़ जाता है। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि काट पहले क्या था, ए बी सी डी था। पहले काट इसकी क्या थी, ए बी और सी डी था। अब क्या हो जाती है, जब लोड लगता है उसके बाद क्या हो जाती है, जब मुड़ती है तो ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश मुड़ के हो जाती है। ठीक है। अब ए डैश बी डैश सी डैश को जब आगे तक बढ़ाया जाएगा, जब ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश को जब आगे तक बढ़ाया जाएगा तो ये जिस बिंदु पे जाके मिलती है उसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। और इस बीम के जो उदासीन सतह है, उदासीन सतह से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है।
जब बीम पे कोई लोड नहीं लगा हुआ है उस समय ये EF क्या है, उदासीन सतह है, ठीक है। और ये GH क्या है, उदासीन सतह से y दूरी पे एक सतह है जिसे हम माने हैं, ठीक है। तो EF किसके बराबर हो जाएगा, GH के बराबर होगा, ठीक है। और EF और GH की दूरी हमने क्या माना है, बहुत छोटी दूरी माना है, जो क्या है, dx है। तो अभी लोड नहीं लगा है बीम में, तो उस समय EF GH के बराबर होगा और GH किसके बराबर है, dx के बराबर है। जब बीम पे लोड लगेगा तो जो EF है वो क्या हो जाएगा, E डैश EF डैश हो जाएगा। अर्थात ये क्या है, उदासीन सतह है, तो जब लोड लगेगा तब पर भी इसके लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, उदासीन सतह है। लेकिन GH की लंबाई में क्या परिवर्तन हो जाएगा, GH हो जाएगा G डैश H डैश हो जाएगा, ठीक है। इसके लंबाई में परिवर्तन होगा, GH की लंबाई में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उदासीन सतह से y दूरी पर है सतह, ठीक है। ये उदासीन सतह नहीं है, उदासीन सतह से ये y दूरी पे है, तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा GH से G डैश और H डैश परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अब कि जो परत हमने GH माना था उसमें कितना विकृति हो रहा है, उसमें कितना विकृति होगा ये हम देखते हैं, ठीक है। तो विकृति की हमने परिभाषा क्या पढ़ा था, विकृति E बराबर, चाहे विकृति को एप्सिलॉन से भी हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। E चाहे एप्सिलॉन से भी हम प्रदर्शित करते हैं। तो विकृति बराबर हमने पढ़ा था कि लंबाई में परिवर्तन, क्या, लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई, क्या पढ़ा था, प्रारंभिक लंबाई या ओरिजिनल लंबाई, ठीक है। तो लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, पहले लंबाई क्या था हमारे GH सतह में, पहले लंबाई था GH था, अब क्या हो गया है, G डैश H डैश हो गया है, अर्थात ये लंबाई अधिक हो गई है। तो हम अधिक में से कम को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो GH और H डैश में से घटाएंगे, क्या हम घटाएंगे, GH घटाएंगे, ठीक है। तो ये लंबाई में परिवर्तन निकल के आ जाएगा। अब प्रारंभिक लंबाई क्या है हमारी, GH क्या है, प्रारंभिक लंबाई है, तो नीचे क्या हो जाएगा, GH, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा विकृति बराबर चेंज इन लेंथ, मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे में ओरिजिनल लेंथ और प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए विकृति कुछ निकल के ये आ जाएगी, ठीक है। G डैश H डैश जो इसमें वृद्धि हो रही है और माइनस GH मतलब जो प्रारंभिक लंबाई थी वो, और जो प्रारंभिक लंबाई है बटे में वो, ठीक। अब देखिए यहाँ GH किसके बराबर है, EF के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि EF क्या है, उदासीन सतह है, तो EF की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम पहले ही देखे थे जब बीम पे लोड नहीं लगा था उसी समय GH EF के बराबर था, ठीक है। तो अब विकृति बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ GH था तो GH के हम क्या ले सकते हैं, EF लिख सकते हैं, ठीक है। GH के हम क्या ले सकते हैं, EF लिख सकते हैं। अब देखते हैं G डैश H डैश का मान निकालते हैं और EF का मान निकालते हैं, ठीक है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है त्रिज्या गुणे कोण, चाहे कोण बराबर क्या होता है, कोण थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। चाप बटे त्रिज्या किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर, कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, चाप निकालना है। ये G डैश और H डैश चाहे E और F क्या है, एक तरह का चाप ही तो है। यहाँ G डैश और H डैश क्या एक तरह का ये चाप है, ठीक है। और ये कितना अंश का कोण बना रहा है, केंद्र से O से थीटा का कोण बना रहा है, ठीक है। ये थीटा का कोण केंद्र से बना रहा है। और G डैश H डैश की केंद्र O से दूरी कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी R प्लस वाई, इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। और वही हम E डैश और F डैश की बात करें, चाहे E और F की बात करें, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या R होगी, ठीक है। इसकी त्रिज्या यहाँ से दूरी इसकी कितनी होगी, R होगी। और G डैश और H डैश की दूरी कितनी होगी, ये पूरी दूरी होगी। यहाँ बीच में क्या आ रहा है, बीच में y आ रहा है, तो इस y को हम क्या करेंगे, इसमें R में जोड़ देंगे। तो G डैश और H डैश की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी इसकी, इस सतह की G डैश और H डैश सतह की
केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ई डैश एफ डैश और चाहे ई एफ बराबर, दोनों बराबर हैं, और ये दोनों क्या है, ई डैश और एफ डैश क्या है, ये एक चाप है। तो इस चाप की दूरी क्या हो जाएगी, चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या। तो कोण वहाँ थीटा बन रहा था और त्रिज्या इसकी कितनी है, आर है, तो आर गुणे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उसी तरह से सतह जी और जी डैश और एच डैश सतह की बात करें, ये भी एक तरह का क्या है, चाप है। तो इस चाप की ये इस चाप का मान क्या हो जाएगा, तो इस चाप का जो केंद्र से दूरी, त्रिज्या की जो दूरी आ रही थी वो कितनी थी, आर प्लस वाई थी, और इसमें हम थीटा का गुणा कर देंगे तो आर प्लस वाई इंटू थीटा ये हो जाएगा, डी डैश और एच डैश बराबर। अब हमें क्या निकालना है, विकृति निकालना है। ठीक है, तो हम जो पहला इक्वेशन था उस पहले इक्वेशन में मान रख दे रहे हैं, पहला इक्वेशन में मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ रखने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों मान रख देने पे आ जाएगा, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर कोष्ठक के अंदर जब करेंगे तो आर थीटा प्लस वाई थीटा हो जाएगा, माइनस आर थीटा है ही तो माइनस आर थीटा। ठीक है, और बटे में आर थीटा है ही। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये आर थीटा माइनस है और ये आर थीटा क्या है, प्लस है, तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ, वाई थीटा बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, आर थीटा बचेगा। तो फिर थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा विकृति बराबर क्या बचेगा, विकृति एप्सिलॉन बराबर क्या बचेगा, वाई बटे आर बचेगा। ठीक है, वाई बटे आर बचेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर हम इसको 2 मान लेते हैं। इसका नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट द बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन लेयर जी एच इज सिग्मा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि बीम के मुड़ने के कारण सतह जी एच में कौन सा प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, सिग्मा प्रतिबल, नमन प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है। तो सिग्मा प्रतिबल हुक्स लॉ के अनुसार क्या होता है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, हुक्स लॉ के अनुसार क्या होता है, प्रतिबल सिग्मा है और विकृति को हम यहाँ किससे मान रहे हैं, एप्सिलॉन से मान रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती होते हैं। ये प्रतिबल है और ये विकृति है। ठीक है, और जब समानुपाती का जब ये चिन्ह हटता है तो बीच में क्या आ जाता है, यंग मापांक आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, यंग मापांक आ जाता है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा। अब यहाँ से एप्सिलॉन का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, पक्षांतर करके यहाँ से हम एप्सिलॉन का मान निकाल लेंगे। तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान कैपिटल ई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 2 और 3 से दोनों, ये भी ई का मान है और एप्सिलॉन का मान है और ये भी एप्सिलॉन का मान है। तो समीकरण 2 और 3 से दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिग्मा अपान कैपिटल ई इक्वल्स टू वाई अपन आर। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, कुछ इस तरह से कर देंगे इसको हम, तो फिर इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ से प्रतिबल बराबर निकाल लेते हैं। प्रतिबल बराबर जब पक्षांतर करेंगे तो ये कुछ निकल के आएगा, ई बटे आर इंटू वाई। तो इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। हमने जी एच जो हमने सतह माना था, जी एच सतह की दूरी क्या थी, डी एक्स हमने माना था। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो इस क्षेत्रफल का जब हमने छोटी दूरी माना था तो इसका छोटा क्षेत्रफल भी होगा। तो उस क्षेत्रफल को जी एच सतह के क्षेत्रफल हम क्या मानते हैं, डी ए मान लेते हैं। ठीक है, डी ए मान लेते हैं। तो हमने इससे पहले इस सतह में, जी एच सतह में प्रतिबल निकाला था। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, उसमें बल निकालेंगे। ठीक है, जी एच सतह में क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे। तो जी एच सतह में बल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो इस जी एच सतह में जो प्रतिबल है वो, और गुणे उस जो सतह की क्षेत्रफल होगी वो, उसका दोनों का गुणा कर देंगे तो इसमें कितना बल लग रहा है जी एच सतह में वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने छोटी दूरी मानी थी तो इसका छोटा क्षेत्रफल भी होगा। ठीक है, तो उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, डी एफ से प्रदर्शित करेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर प्रतिबल क्या निकाले थे, इससे पहले हमने सिग्मा निकाला था, और इसका भी हमने उस जी एच सतह का हमने क्षेत्रफल क्या देखा है, माना है, डी ए माना है। तो सिग्मा गुणे क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, जो इस लेयर में क्या होगा वो बल होगा। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं, जो इससे पहले इक्वेशन में हमने सिग्मा का मान निकाला था, उस सिग्मा के मान को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। इस इक्वेशन में हम सिग्मा का मान रख देते हैं। तो हमने सिग्मा का मान क्या निकाला था E/R गुणे वाई निकाला था, यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो रखने के बाद कुछ ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, टेकिंग मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष के परितः हमें ये जीएस सतह, इस जीएस सतह का क्या लेना है, मोमेंट लेना है। किस अक्ष के परितः, उदासीन अक्ष के परितः हमें मोमेंट लेना है। तो उदासीन अक्ष से जीएस सतह की दूरी कितनी है, वाई है। आपको दिख रहा होगा यहाँ वाई दूरी है। ठीक है, तो हमने घूर्ण की परिभाषा हमने क्या पढ़ा है, मोमेंट की परिभाषा होती है, या इसका फार्मूला होता है बल गुणे दूरी। इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, बल गुणे दूरी। तो बल हम निकाल चुके हैं और इसकी दूरी यहाँ से कितनी आ जा रही है, वाई आ जा रही है। तो क्या हो जाएगा मोमेंट हमारा, DF गुणे वाई हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट आ जाएगा निकल के। ठीक है, जब GH सतह पे बल, छोटा बल जब लग रहा है, DF लग रहा है, तो उस पर मोमेंट भी क्या लगेगा, छोटा ही लगेगा। तो उसको हम क्या नाम रखेंगे, DM से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए DM बराबर क्या हो जाएगा, मोमेंट DM बराबर DF गुणे वाई हो जाएगा। ठीक है, और हमने DF का मान अभी निकाला है, तो DF का मान हमने क्या निकाला था, ये कुछ निकाला था, और गुणे वाई। ठीक है, अब वाई को अंदर कोष्टक में ला के गुणा करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा, E/R वाई स्क्वायर इंटू DA निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये तो केवल सतह का मोमेंट निकला है, केवल GH सतह का क्या निकला है, ये GH सतह का ये अभी मोमेंट निकला है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब इस बीम के पूरे काट का आघूर्ण निकालने के लिए क्या करना होगा, इस समीकरण का हमें क्या करना होगा, समाकलन कर देना होगा। ठीक है, तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, अब समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों का। तो DM का समाकलन करेंगे तो समाकलन DM हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पक्ष क्या करेंगे, तो ER क्या है, कांस्टेंट है, तो ER को कॉमन ले लेंगे। अब हम किसका समाकलन करेंगे, वाई स्क्वायर DA का समाकलन करेंगे। ठीक है, तो DM का समाकलन करने के बाद क्या आएगा, M आ जाएगा, और ER यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, हम जानते हैं कि समाकलन वाई स्क्वायर DA क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि किसी क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण होता है उस पिंड का क्षेत्रफल गुणे दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पिंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा, और दूरी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है, इस पिंड का हमें x अक्ष के परितः क्या लेना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है, और इस पिंड में कोई छोटी क्षेत्रफल हम मान लेते हैं जिसका नाम क्या है, DA। तो इस DA क्षेत्रफल का हमको x के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है, और यहाँ से हम दूरी मान ले रहे हैं y। तो इस क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर DA हो जाएगा इस क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, और इस पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से I बराबर हो जाएगा ये चीज़, मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन वाई स्क्वायर DA, ये I बराबर हो जाएगा, जो I क्या है, हमारा जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, तो इस पूरे मान के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे मान के बराबर हम I लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, M बराबर E/R क्या है, कांस्टेंट था। ठीक है, और इसके जगह हम I लिख दिया तो ये आ गया। ठीक है, अब हम I को इधर भेज देंगे तो M/I हो जाएगा, और M/I बराबर हो जाएगा E/R। ये हमारा समीकरण कुछ निकल के आ जाएगा, जिसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर हम 6 मान लेंगे। तो अब समीकरण 4 और 5 से क्या हो जाएगा, हम समीकरण 4 में भी क्या निकाले थे, E/R बराबर क्या आया था हमारा, σ/Y आया था। समीकरण ये 4 है। ठीक है, और समीकरण 4 और 5 से हमारा दोनों E/R का मान है, तो यहाँ इस तरह का हमारा समीकरण कुछ आ जाएगा। और इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं, अर्थात नमन समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात है, देख लेते हैं एक बार फिर से हम। यहाँ से M क्या है, आघूर्ण है, गुण है, और यहाँ I क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, सिग्मा क्या है, यहाँ प्रतिबल है, नमन प्रतिबल है, और यहाँ Y क्या है, दूरी है, और यहाँ E क्या है, यंग मापांक है। ठीक है, और यहाँ R क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, ये
चीज़ हमें समझने वाली है। ठीक है, अब यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बीटी बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी, एसएससी जेई हो गया या यूपी ट्रिपल एससी जेई हो गया, किसी भी जेई एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। अब हम शुद्ध नमन के लिए मान्यताएं क्या क्या होती हैं उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है, धरन की कोई भी अनुप्रस्थ काट जो कि नमन से पहले समतल है, नमन के बाद भी समतल ही रहती है। ठीक है, यदि धरन की कोई ऐसी काट हो, ठीक है, उसी काट के लिए ये बेंडिंग इक्वेशन अप्लाई होगा, जिस धरन का काट क्या हो, नमन से पहले वही हो, मतलब समतल ही हो। ठीक है, ये ना कि जब नमन हो तो कुछ इस आकार में ये मुड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नमन के बाद भी वो क्या होना चाहिए, उसका सरफेस समतल ही होना चाहिए। ठीक है, उसकी काट समतल ही होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि नमन धरन का नमन होने पर वक्रता अर्धव्यास उसकी अनुप्रस्थ काटीय मापों की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। जाहिर सी बात है कि बड़ा होता है। ठीक है, ये उसकी काट का डायमीटर हो गया। ठीक है, और इसकी वक्रता त्रिज्या हम ले लिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये आर और इसका डायमीटर डी, ये दोनों मापों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि धरन का नमन होने पर वक्रता अर्धव्यास उसकी अनुप्रस्थ काटीय मापों की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि धरन की प्रत्येक सतह अपने ऊपर तथा नीचे वाली सतह से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र से ही सभी दिशाओं में सिकुड़ती या खींचती है। ठीक है, धरन का ऐसा गुण होना चाहिए, तभी बेंडिंग इक्वेशन अप्लाई करेगा, कि धरन पे जब लोड लगे, ठीक है, तो वो उसकी जो सारी सतहें हैं वो सारी सतहें समान रूप से सिकुड़नी चाहिए। अंदर वाली सतह क्या होती है, इसमें कंप्रेशन होता है, ये सिकुड़ती है, और बाहर वाली सतह क्या होती है, फैलती है। तो दोनों समान रूप से होनी चाहिए। ठीक है, ये ना कि जब इस पे लोड पड़े तो ये अचानक से कुछ ऐसे मुड़। चौथा है, कह रहा है कि तनाव तथा संपीड़न दोनों में ही धरन के पदार्थ के यंग मापांक ई का मान समान होने चाहिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान दोनों ही में समान होने चाहिए। जैसे जब इस पे बीम पे जब लोड पड़ता है तो ऊपर वाली सरफेस पे क्या होता है, सतह पे संपीड़न होता है, मतलब कंप्रेशन होता है, दबाव पड़ता है। ठीक है, और बाहरी वाली सतह क्या होती है, फैलती है, जिसमें तनाव होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, तनाव या संपीड़न दोनों में जो यंग मापांक का मान है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा बेंडिंग इक्वेशन अप्लाई करेगा। अगला क्वेश्चन, अगला है इसमें पाँचवा, नमन के अंतर्गत धरन के पदार्थ की प्रत्यास्था सीमा पार नहीं होती है, अर्थात धरन का नमन उसकी प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही होता है। ठीक है, धरन का नमन उसके प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही होता है। प्रत्यास्था सीमा हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब किसी भी पिंड पे या किसी भी बीम पे जब लोड लगाया जाता है तो उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और जो ही हम बल उस पे से हटाते हैं तो वो फिर अपने प्रारंभिक स्थिति को धारण कर लेता है। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था का गुण कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यास्था का सीमा पार नहीं करना चाहिए। अगला है, धरन का पदार्थ सर्वांगसम तथा समगुण है, जिससे सभी दिशाओं में धरन के प्रत्यास्था गुण समान है। ठीक है, धरन का पदार्थ क्या होना चाहिए, सर्वांगसम होना चाहिए, मतलब हर जगह उस पदार्थ का गुण क्या होना चाहिए, समगुण होना चाहिए और सर्वांगसम होना चाहिए। ठीक है, ये ना कि कहीं मोटा है कहीं पतला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह क्या होना चाहिए, वो पदार्थ का गुण समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बीटी बोर्ड के एग्जाम में। तो बीटी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी तो दोनों प्रश्न, नमन समीकरण और ये दोनों साथ ही में आ जाता है। ठीक है, तो बीटी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे कि वो भी पढ़ सकें और जान सकें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।